नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाबा रामदास जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब। दोनों को जोड़ करके क्यों ना तभी चर्चा का प्रारंभ किया जाए। तो जोड़ लेते हैं और फिर चर्चा शुरू करते हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। बाबा जय जी। श्री आप राम। बाबा जी, जय श्री राम। आपके पास ही आता हूं। पहले जरा ये बताइए कि पहले जब धनखड़ साहब सभापति थे तब तो उनके प्राण पी रखे थे मल्लिकार्जुन खड़गे ने और कांग्रेस के तमाम सांसदों ने, विपक्ष के भी सांसदों ने, संजय सिंह से लेकर के तमाम लोग जो है वो मेज पर चढ़ कर के नृत्य करने लगते थे। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो ये हरिवंश के गले में घल गए हैं। अब रोजाना उनके खिलाफ भी इनका वही रवैया, वही अराजकता, वही रोजाना का ड्रामा। सुबह प्रश्नकाल हो, शून्यकाल हो, उसको डिस्टर्ब करना, पार्लियामेंट नहीं चलने देना, हंगामे, नारेबाजी करना। और अब तो हद हो गई। जब एक मंत्री बोल रहे थे और टीएमसी की कुछ महिला सांसदों ने उनके ही माइक में जाकर के, जिस माइक पर वो बोल रहे थे, नारेबाजी शुरू कर दी और हल्ला काटना शुरू कर दिया उनको डिस्टर्ब करने के लिए। फिर जेपी नड्डा बोल रहे थे, वहां तक पहुंच गए प्रदर्शन करते हुए। अल्टीमेटली मार्शल तैनात करने पड़े, उसको लेकर के भी बवाल शुरू कर दिया। और मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस बुला ली, मिलिट्री बुला रहे हैं। क्या मार्शल को मिलिट्री कहना या सीआईएसएफ का नाम देना या दिल्ली पुलिस देना, यह किसी भी दृष्टि से ठीक है? यानी पब्लिक में एक गलत मैसेज देना और राज्यसभा की कार्रवाई में एक गलत बात दर्ज कराने की कोशिश करना, जिसको बाद में एक्सपंज किया गया, निकाला गया। और किरण रिजिजू ने कहा कि वो मार्शल ही हैं, सदन के भीतर परमिटेड है। ये पहली बार नहीं है कि मार्शल को बुलाना पड़ा हो, लेकिन इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है कि आप सदन न चलने दे रहे हो और मार्शल को बुलाना पड़े और उस पर भी आप गलत बयानी कर रहे हैं। क्या करना चाहते हैं विपक्ष के लोग? सर, एक बार मैंने ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था तो मुझे बिहार के एक नेताजी मिल गए। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं उन दिनों, जबकि बिहार में लालू जी मुख्यमंत्री थे और पूरा जंगल राज, अराजकता की पराकाष्ठा, तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा यार एक बात बताइए, ऐसा तो नहीं है कि लालू यादव जैसा पावरफुल चीफ मिनिस्टर इस अराजकता को कंट्रोल ना कर सकता हो, तो आखिर ये क्यों अलाउ करते हैं इतनी लॉलेसनेस? तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया मुझे। उन्होंने कहा कि देखिए, लालू का जो वोटर वर्ग है वो अराजकता को ही पसंद करता है और अराजकता में ही फलता फूलता है, कमाता है। जैसे बैक्टीरिया को पनपने के लिए एक मुफीद वातावरण चाहिए ना, टेम्परेचर चाहिए, नमी चाहिए, वो सब, इसी तरह अराजक तत्व को फलने फूलने के लिए उसी से वो कमाता है, उसी में वो सुखी रहता है। तो ये इंडिया अलायंस का जो भी वोटर वर्ग है, चाहे जिस पार्टी, इंडिया अलायंस में जितनी भी पार्टियां हैं, उनका जो वोटर वर्ग है वो अपने नेता से एक्सपेक्ट करता हो कि वो खुद अराजक हो, अराजकता को प्रश्रय दे, बदतमीज हो, बड़े नेताओं को तू तड़ाक करके बातचीत करे। आपको क्या लगता है कि चंद्रशेखर रावण को पता नहीं है कि अमित शाह जी के लिए कैसे शब्द प्रयोग करने हैं? या राहुल गांधी को पता नहीं है क्या, वो मोदी जी के लिए बोलता है मोदी ऐसा है, मोदी भाग जाएगा, मोदी झूठा है। सर, वो जिस वोटर वर्ग को खुश करना चाहते हैं ना, वो यही भाषा सुनना चाहता है। वो ये सुनना चाहता है कि देखो हमारा नेता इतना सक्षम है कि वो मोदी जैसे आदमी को भी तू तड़ाक करके बदतमीजी से बात कर सकता है। तो बिकॉज ही दे आर, अच्छा, ये संसद के सदन में भी जो अराजकता फैला रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इससे उनका वोटर खुश होगा,
उनका वोटर यही अराजकता चाहता है, सड़क पे भी। अच्छा एक मिनट, ये बार बार एसआईआर की आलोचना कर रहे थे, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट दे दी सभी पार्टियों को, एक नॉट इवन अ सिंगल ऑब्जेक्शन वॉज रेज्ड। वैसे बयानबाजी और अराजकता चाहे जितनी करवा लीजिए, उन्होंने कहा हमने मरे हुए लोगों का नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिया है, आप सिर्फ 15 व्यक्ति ऐसे ले आइए जो जिंदा हो और जिनका नाम मरे हुए के नाम पे हमने वोटर लिस्ट से निकाल दिया हो। एक भी प्रस्तुत नहीं कर पाए। वेल के अंदर अराजकता चाहे, तथ्यों पर ये बात ही नहीं करेंगे, इनको सिर्फ अराजकता करनी है और हर किस्म की अराजकता। सर ये देश में सड़कों पर आग लगाएंगे, दे वॉन्ट केओस, दे वॉन्ट सिविल वार। इनका जो सपना है ना, वो जो कहता है ना राहुल गांधी कि केरोसिन छिड़क दिया है सिर्फ मिट्टी का तेल लगाने की, सर वो केरोसिन कौन लोग हैं? यही अराजकता पसंद लोग हैं जो एक इशारे पे सड़कों पे उतर आएंगे। जी बहुत सही बात आपने रखी है वीरेंद्र जी। ये जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी भारत में विध्वंसक हालात पैदा करने की कोशिशें करती रही। जॉर्ज सोरोस भी बहुत लंबे समय से पैसा खर्च कर ही रहा है, और भी कई ताकतें हैं जो भारत को अस्थिर करना चाहती हैं, मोदी को चलता करना चाहती हैं कि जाए ये, क्योंकि ये तो आत्मनिर्भर भारत की बात करता है, ये तो सब लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने की बात कर रहा है, ये तो अब हथियारों को भी खरीदना मिनिमाइज कर रहा है, जो जरूरी है वही खरीद रहा है, बाकी भारत में निर्माण करना शुरू कर दिया। यानी बहुत लोगों की दुकानें बंद हो गई, उनके लिए तो भारत एक बहुत बड़ी संभावना का मार्केट हुआ करता था, वो सब खत्म कर दिया। और यहाँ पर उनको लोग मिल रहे हैं ऐसे जो पैसे लेकर के यहाँ अराजकता पैदा कर सकें। एक बहुत बड़ी साजिश इस समय देश के भीतर से और बाहर से चल रही है। ये साजिश हमको आपको मालूम है ना, आम जनता तो मस्त है। आजादी के बाद से भारत में जो माहौल बनाया गया कि बस अगर कांग्रेस हो, अगर अगर नेहरू ना होते तो देश आजाद नहीं होता। जिस पार्टी को एक अंग्रेज आईसीएस अफसर ने 1885 में बनाया और अंग्रेजों के संरक्षण में कांग्रेस पार्टी पली बढ़ी, और अंग्रेजों ने जैसा कोरियोग्राफ किया, जैसा डायरेक्शन दिया, उसी तरीके से हमारा सो कॉल्ड स्वतंत्रता आंदोलन चला। और उसके बाद अंग्रेजों ने जैसा चाहा वैसा देश को बांट के चले गए। और उसके बाद भारत के इतिहास से कॉलोनियल रूल में भारत को क्या क्या नुकसान हुआ और क्या क्या उसको हम आज भी झेल रहे हैं, ये पूरा हमारे स्मृति पटल से एकदम मिटा दिया गया। तो आज लिहाजा किसी को भारत में आम आदमी को समझ ही नहीं है कि भारत के सामने आसन्न खतरे क्या हैं। कम्युनिस्ट ये पढ़ा रहे हैं अल जजीरा ऐसे एक जिहादी टीवी चैनल में कि हिंदुओं की आबादी अभी भी 80% है, लेकिन हिंदुओं को ये नहीं मालूम है कि उनके मंदिर उनके हाथ में नहीं है, उनकी शिक्षा व्यवस्था उनके हाथ में नहीं है, उनकी फिल्म इंडस्ट्री उनके हाथ में नहीं है, उनका जो हमारा कानून है वो आज भी अंग्रेजों का बनाया हुआ है। हमारा संविधान वही है जो अंग्रेज बना गए थे। हमारी हाई कोर्ट, हमारी सुप्रीम कोर्ट उसी ब्रिटिश कानून और ब्रिटिश परंपरा से चल रही है। पुलिस भी वही चल रही है, ब्यूरोक्रेसी भी वही चल रही है, सब कुछ वही चल रहा है। तो अब जो संकट आ रहा है वो एकदम साफ ये है कि आज से 4 साल पहले अमेरिकन एक जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने कहा था कि जिस तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है, 1932 आते आते अमेरिका भारत को अपना नंबर 1 का शत्रु घोषित कर देगा। लेकिन ये तो 2025 में ही हो गया। और याद करिए 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे, तब उन्होंने कहा था कि भाई ये आपका जो कैशलेस यूपीआई है ये बहुत तेज आगे बढ़ रहा है और हमारी मास्टर कार्ड और वीजा कंपनियों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है भारत में। जरा लेवल प्लेइंग फील्ड जो है इंडिया में प्रोवाइड करिए। तो आज जो है और भारत के इतिहास में नेहरू बड़े भारी सोशलिस्ट थे, बड़े भारी समाजवादी थे और केवल थे समर्थक की हर काम सरकार करेगी एंड देयर शुड बी पब्लिक सेक्टर। दुनिया के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि एक सरकार की बनाई कंपनी
नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ब्रांड यूपीआई आज दुनिया में छा गया। और जहां सरकार ने जो है न्यूनतम निवेश किया केवल कंपनी बनाने का और ऑफिस का फर्नीचर बिल्डिंग का किराया का खर्चा किया, आज केवल यूपीआई के आने की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था में कम से कम 25 से 30 लाख करोड़ की बचत हुई है। और केवल जो है जो डीबीटी के माध्यम से 20 लाख जो 45 लाख करोड़ रुपया गया है, इसमें 26 बिलियन डॉलर की बचत हुई है चोरी की, जो चोरी नहीं हुआ, जो लीकेज नहीं हुआ। 1 बिलियन डॉलर 8,500 करोड़ रुपए का होता है। 26 से गुणा कर लीजिए कितना हुआ, अब आपको मालूम पड़ जाएगा। और आज भी हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो अभी जो अभी फरवरी मार्च में अमेरिकन कॉमर्स डिपार्टमेंट की टीम इंडिया आई थी इसी ट्रेड डील के बारे में। उसके एक डिप्टी सेक्रेटरी ने ऑन ऑन रिकॉर्ड कहा कि हम भारत के रूप में एक नया चाइना नहीं बनने दे सकते। वी विल नॉट अलाउ अनदर चाइना टू कम अप टू चैलेंज टू अस। चाइना आ गया है, उसको संभालना मुश्किल हो रहा है, हम नया चाइना नहीं उभरने देंगे। जो तात्कालिक जो प्रोवोकेशन है अमेरिका के लिए वो है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारत की मिसाइल ने और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने और भारत के ऑफेंसिव डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह कर दिया। पाकिस्तान के एयरबेस के हैंगर में 5 जो F-16 एयरक्राफ्ट थे वो खड़े खड़े ही भस्म हो गए। 5 पायलट अभी तक जो है पाकिस्तान एयरफोर्स के ट्रेसेबल नहीं है। नूर खान एयरबेस पे जो रावलपिंडी में है जहां उनके न्यूक्लियर एसेट रखे हुए थे, वहां पे सबसे महंगा, सबसे अचूक जो अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, उसका एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था। और हमारी ब्रह्मोस मिसाइलों ने उसको उड़ा दिया। अमेरिका की पूरे दुनिया के आर्म्स के बाजार में साख मट्टी में मिल गई। एक तो ये बहुत बड़ी और उसका इमीडिएट रिस्पांस ये हुआ कि ट्रंप ने चिढ़ के कारण पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद मुनीर को अपने घर में डिनर पे बुलाया, केवल इंडिया को चिढ़ाने के लिए। और यहां तक बार बार कहा इंडिया पे प्रेशर डालने के लिए, 30 बार कहा कि मैंने इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया। उसके बाद उसका इससे मन नहीं भरा तो बोलने लगा कि इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी। तो ये सब जो हुआ है, मेरा अपना मानना है कि भारत के लिए ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, यानी अप्रत्यक्ष कृपादान है। भारत का ये इतिहास है, जब जब हमारे सर पे डंडा पड़ा है, भारत ने बहुत तेजी हिट बैक किया है, भारत ने बहुत तेजी फाइट बैक किया है और पुश बैक किया है। मैं केवल एक उदाहरण देता हूं। अप्रैल 1991 में भारत का 40 टन सोना से अधिक सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखा गया था, क्योंकि भारत के पास आयात करने के लिए 4 दिन का डॉलर बचा था। और जुलाई 1991 में नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने थे और जुलाई के पहले हफ्ते में लगातार 2 बार करेंसी का डिवैल्यूएशन हुआ। 22 जुलाई 1991 को बजट आया, 34 साल पूरे हो गए और भारत ने बहुत तेजी से ये जो समाजवाद का कोड जो नेहरू छोड़ गए थे वो अभी भी पूरा साफ नहीं हुआ है, उसको उतारना शुरू किया। गवर्नमेंट कंट्रोल हटाए, सरकारी बाबुओं को हटाया, इकोनॉमी को फ्री किया। केवल 2 आंकड़े आपको दे रहा हूं। 1991 में भारत का जो जीडीपी था वो 266 बिलियन डॉलर था, जो 266 बिलियन डॉलर था। आज ये 4,190 बिलियन डॉलर है, 4.19 ट्रिलियन डॉलर है। कम से कम ये 15 गुना इंडियन इकोनॉमी बढ़ी है, सोच लीजिए पिछले 34 सालों में। तो ये जो ट्रम्प का झटका है, ये केवल भारत के ऊपर ये दबाव है कि आप रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना बंद करिए, रशिया की इकोनॉमी को हम क्रिपल करेंगे ताकि यूक्रेन में वॉर खत्म हो और यूक्रेन में रिकंस्ट्रक्शन के जो अरबों डॉलर के जो ठेके हैं, जो ट्रम्प टावर को ट्रम्प की कंपनियों को मिलने वाले हैं, वो हमको मिल जाएं। वो ट्रम्प केवल अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को तबाह करने पे आमादा हो गया है। अभी आज ही खबर आई है कि कैरोलिना की गवर्नर जो इंडियन ओरिजिन की है, निक्की हेली, उन्होंने कहा है कि ट्रम्प ये तुम क्या कर रहे हो भाई,
इंडिया हमारा इतना भरोसेमंद साथी है और आप उससे जो संबंध को आप किल कर रहे हैं, यू आर बर्निंग अवर टाइज विद इंडिया। और जबकि चाइना जो है, आपने उसको 90 दिन का पॉज दे दिया, आपने उसको 90 दिन का मौका दे दिया और इंडिया के ऊपर आप टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं। और जबकि ये ट्रम्प को नहीं मालूम है कि इस टैरिफ बढ़ने से इंडिया में केवल 2 ही 3 चीजों पर असर पड़ेगा। पहला, जूते चप्पल फुटवियर, दूसरा जेम एंड ज्वेलरी और कुछ केमिकल और एल्युमिनियम एंड स्टील। बाकी जो हमारा अमेरिका के बाजार में बिकने वाली 48% दवाइयां इंडिया से जाती हैं। ट्रंप ने उन दवाइयों को इस टैरिफ से मुक्त रखा है। आईफोन जो है का सबसे बड़ा सप्लायर आज की तारीख में अमेरिकी मार्केट में इंडिया है। वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल अमेरिकन ही है, लेकिन वो पहले मैन्युफैक्चरिंग चाइना में कर रही थी, अब वो इंडिया में कर रही है। और आज इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है आईफोन के मैन्युफैक्चरिंग में और एक्सपोर्ट में। उसको भी इसने जो है ड्यूटी से मुक्त रखा है। तो जी जी। तो इंडिया के लिए ये तो बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। अब हमारे सामने ये है कि हम अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म करें, कॉस्ट ऑफ बिजनेस को कम करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करें और अपनी इकोनॉमी में मैन्युफैक्चर होने वाले हर उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम कॉम्पिटिटिव बनाएं। ये हमारे लिए स्वर्णिम अवसर है। ट्रम्प को रोने बिल्कुल। की हमें कोई जरूरत नहीं है। ट्रम्प हमारा कुछ नहीं कर सकता। वो और उसका और अगले साल उसको मिड टर्म चुनाव में जाना है और अगले साल रिपब्लिकन की हाउस में मेजोरिटी कम हो जाएगी एंड ही विल बी ए लेम डक प्रेसिडेंट, यानी लंगड़ा प्रेसिडेंट होगा जिसकी हाउस में मेजोरिटी नहीं होगी। वो कोई बड़ा फैसला नहीं कर पाएगा। सही है। बाबा जी, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डाला आपने भी और भट्ट साहब ने भी। कुल मिलाकर के क्या ये नहीं लग रहा है कि जो अभी पहलगाम की घटना के बाद भारत ने, भारतीय सेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान को सबक सिखाते हुए पूरी दुनिया में एक संदेश भेजा है कि ये वाकई बदला हुआ भारत है। तकनीक के मामले में, युद्ध की तैयारियों के मामले में। अब रूस और यूक्रेन का युद्ध तो 3.5 साल से चल रहा है। अब ये देखिए आपके इजराइल हमास के ऊपर कब से कार्रवाई कर रहा है और आस पड़ोस के कई देशों पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन भारत ने तो 4 दिन में और कुछ घंटे की कार्रवाई में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इससे और लोकप्रियता बढ़ गई। इससे फ्रस्ट्रेशन में बाहरी ताकतें भी हैं और देश के भीतर की ताकतें भी हैं। अभी हम देख रहे हैं भाई, मतदाता सूचियों का रिवीजन का काम कोई पहली बार थोड़ा हो रहा है, ये तो पहले भी होता रहा है। तो क्यों भोंडा नृत्य कर रहे हो पटना से लेकर के दिल्ली तक? और मैं आज ममता बनर्जी का बयान देख रहा था, वो कह रही थी कि चाहे गोली मारो, चाहे कुछ भी करो, भाषाई आधार पर हमारा आप दमन नहीं कर सकते। मतलब आप पहले से पहले, वो कहते हैं ना कि पानी से पाल बांध लेना। आपको पता है कि बिहार में काम पूरा हो चुका है, अगला नंबर बंगाल का है और जितने फर्जी मतदाता होंगे वो सब वहां से भी हटेंगे। तो इन्होंने सबने मिलकर के हल्ला मचाना शुरू कर दिया है। इनको पता है कि जो खेल ये खेलते आ रहे थे वो खत्म होने के कगार पर पहुंच रहा है धीरे धीरे। जी, पहले तो मैं, भट्ट साहब ने एक बात कही कि उसका एक मुझे याद आ गया कि मुनीर को जो उन्होंने अपने आप बैठा के लंच कराया था ना, एक बार क्या हुआ कि ये शंकर जयकिशन का ना किसी बात पे शायद लता जी से झगड़ा हो गया, तो इन्होंने बोला हम लता के पैरेलल सिंगर खड़ी कर देंगे। तो एक वो शारदा जी करके एक सिंगर ले आए थे, उससे 1 या 2 गाने गवाए। फिर बाद में उनको अपनी औकात समझ में आ गई कि लता जो है वो इतना बड़ा बरगद है, उसके नीचे ये छोटे मोटे बोनसाई नहीं पल सकते। सर, भारत जैसे बरगद के सामने ट्रंप की कितनी अदूरदर्शिता है कि वो
पाकिस्तान जैसे पिद्दी को अपने आप बिठा के लंच करा रहा और कहता है कि एक दिन आएगा जब पाकिस्तान जो है इंडिया को तेल बेचेगा। सर इससे बड़ी बचकानी बात हो क्या सकती है? और आपने जो इकोनॉमी की बात की ना सर, मुझे आज से 30 साल पहले एक आदमी ट्रेन में मिला था, वो कनाडा का एनआरआई था, पंजाबी था। उसने एक बात 30 साल पहले कही थी कि जितनी शिद्दत के साथ भारत अपनी गरीबी से स्ट्रगल कर रहा है, और भारत की सबसे बड़ी ताकत है कि भारत के पास 110 करोड़ लोग हैं, 220 करोड़ हाथ हैं और 220 करोड़ पैर हैं जो कि गरीबी से स्ट्रगल करने के लिए एक पहाड़ को उठा रहे हैं, गरीबी के पहाड़ को हिला रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। और जब इतने सारे लोग किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं ना, तो उसको मिटा के ही छोड़ते हैं। तो भारत का जो सबसे बड़ी ताकत है ना, हमारा जो जनसंख्या का डिविडेंड और हमारे देश के जो दृढ़ संकल्पी, दृढ़ निश्चयी, मेहनतकश लोग। तो सर ये जिस दिन पूरी मनोयोग के साथ, इनको सिर्फ एक मोटिवेशन और एक लीडरशिप की जरूरत थी, वो मोदी के रूप में भारत को मिल चुकी। और भारत, अच्छा, इकोनॉमिक्स का एक और बहुत बड़ा सिद्धांत होता है कि किसी कंपनी को $1 बिलियन तक पहुंचने में अगर 10 साल लगते हैं, तो अगर वो 1 बिलियन का मार्क ब्रीच कर देती है, तो फिर 100 बिलियन पहुंचने में उसको उसी हिसाब से नहीं लगते। फिर 100 बिलियन तो वो साल 2 साल में पहुंच जाती है। वो फर्स्ट बिलियन जो होता है ना सर, वही सबसे टफ होता है। तो भाजपा ने वो $4 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो मार्क था ना, जब वो ब्रीच कर लिया, तो 40 ट्रिलियन पहुंचने में बहुत ज्यादा उतनी मेहनत नहीं लगेगी जितनी वो 4 ट्रिलियन में पहुंचने में लगी। और फिर जहां तक बात आपने कही कि ये जो अराजकता ममता बनर्जी की और ऐसे लोगों की, सर इनको एक बात पता है कि जिन लोगों के नाम ये एसआईआर में वोटर लिस्ट से कट रहे हैं ना, इनफैक्ट ये वो लोग हैं जो बुरके में 4 वोट डाल देंगे और वहां जाके झगड़ा करेंगे, बुरका नहीं उठाने देंगी। एक आदमी के 4 बूथों पे वोट होते हैं, और इनका वोट कटने का मतलब है हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 से 4-5% वोट का कट जाना। और उनको अच्छी तरह मालूम है कि ये हमारा वोट कट रहा है, अराजकता पसंद वोट कट रहा है। और सर किसी भी चुनाव में 4 to 5% का स्विंग, चुनाव स्वीप हो जाता है। इस बात को तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और ममता बनर्जी और जितने ये हैं इंडिया अलायंस वाले समझ रहे हैं कि भैया ये एसआईआर जो है ये हमारे फर्जी वोट को ये सिस्टम से बाहर निकाल देगा, और इसका इनके पास कोई तोड़ नहीं है। सर सबसे बड़ी बात है ना, जो आदमी मर गया उसको आप कैसे शामिल करवा लोगे? या जो आदमी जिसका कहीं और, अब वो तेजस्वी यादव 1 सेकंड में पकड़े गए, इसका मतलब तुम्हारे पास 2 ईपीआईसी नंबर थे, तुम्हारे पास 2 वोटर कार्ड थे। अब उनको जवाब नहीं सूझ रहा, और सारी दुनिया मजे ले रही है बिहार में कि जब तेजस्वी यादव के 2 वोटर कार्ड थे, 2 जगह वो वोट देता था, तो बाकी जगहों पे क्या हाल होगा? तो सर ममता बनर्जी को भी ये मालूम है कि अगला नंबर हमारा ही आना है, और जहां जहां अराजकता पसंद वोट बैंक है, वहां वहां उस पॉलिटिकल पार्टी को खतरा है। और इसमें सबसे बड़ा तो हमारे अखिलेश जी, या मुस्लिम वोट बैंक का पोषण करने वाली जितनी पार्टियां हैं, फिर वो चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे जो भी हो, या आम आदमी पार्टी हो, जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करता है उसको मालूम है कि एसआईआर में हमको बहुत बड़ा डेंट लगने जा रहा है। इससे ये घबराए हुए हैं।
और देखिए, मोदी जी की जो सबसे बड़ी खासियत सर मैं मानता हूं ना, मोदी जिसका भी इलाज करते हैं वो ऐसा ठोस इलाज करते हैं कि वो इरिवर्सिबल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कश्मीर का इलाज किया तो 35 से 370 हटाई दी, जड़ से हटा दिया, आ जाओ बेटा अब लड़ लो। तो सर जिसका भी इलाज करेंगे ना, तो इंडिया अलायंस का जो इन्होंने एसआईआर के रूप में जो इलाज निकाला है ना सर, इसका कोई तोड़ है नहीं विपक्ष के पास। इसलिए ये अराजकता मचा रहा है और इसलिए ये जो है वेल में, हाउस के वेल में भी ये अराजकता इनकी और सड़कों पे भी। अच्छा अभी आप देख लीजिएगा, बिहार में तो चूंकि नीतीश बाबू की सरकार थी ना, इसलिए एसआईआर को ये फिजिकली ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर पाए। आप जब बंगाल में होगा ना सर, आप देख लीजिएगा बंगाल में सड़कों पे नंगा नाच होगा और बीएलओज और सरकारी जो मशीनरी है वो दौड़ा दौड़ा के पीटे जाएंगे। मैं आज बता रहा हूं आपको, बंगाल में। सर ममता बनर्जी ये गलती नहीं करेगी। राष्ट्रपति शासन चलिए लगेगा भगवान सीधा, उनको सद्बुद्धि दे, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे कि वो ये गलती ना करें। सीधे हाँ राष्ट्रपति शासन लगेगा। जिस दिन हाँ सड़कों पर ये अराजकता पैदा करेगी उस दिन राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तो वीरेंद्र जी, इस पे आपको टिप्पणी करेंगे जो बाबा जी ने अभी बातें कही हैं, और खास तौर से ये जो देश के भीतर अराजकता पैदा की जा रही है, सदन के भीतर अराजक। 13वां दिन था आज पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट में कार्रवाई चलने नहीं दी जा रही है। केवल नहीं केवल चलेगी। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होने दी गई, और उसके बारे में तो आज मोदी जी ने टिप्पणी कर दी थी कि बहुत बड़ी गलती की इन्होंने इस पर डिमांड करके। ऑपरेशन सिंदूर पर इनकी जैसी धुनाई और पिटाई हुई है, इसको तो बरसों तक याद रखेंगे ये। कल भी कहा कि ये तो आत्महत्या करना चाहते हैं। तो देखिए ऐसा है, मैं आपको एक बात याद दिलाऊं। जनरल विपिन रावत जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, उसके पहले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने बात कही थी कि भारत को 2.5 मोर्चों पे युद्ध लड़ना है। पाकिस्तान, चाइना और भारत के अंदर बैठा हुआ जो आपका सेकुलर जिहादी और कम्युनिस्ट और कांग्रेसी जो है, ये आपका जो जो पूरा अपोजिशन का अलायंस है, ये उससे हमको लड़ना है और वो हम लड़ रहे हैं। तो ये जो है, और ये लड़ाई पॉलिटिकल है। भारत जैसे इतने विशाल और डाइवर्स देश में ये आपका जो फिफ्थ कॉलमिस्ट हम जिन्हें कहते हैं गद्दार, ये हर बड़े देश में होते हैं। अमेरिका में भी हैं और रूस में भी है, लेकिन चाइना में नहीं है क्योंकि वहां पे एक पार्टी का शासन है। तो इनको आपको पॉलिटिकली लड़ना पड़ेगा, इनको पॉलिटिकली मार्जिनलाइज करना पड़ेगा। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने दिल्ली, बीजेपी ने 10 साल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को झेला, लेकिन चुनाव के मैदान में उनको हराया, उनको किनारे किया। अब वो जो है शरणागत हो गए हैं। अब उन्होंने जो है सफेद झंडा लहरा दिया कि भैया अब हम आपसे लड़ने की स्थिति में नहीं है। इसी तरीके से आपको पॉलिटिकली लड़ करके ममता बनर्जी को भी किनारे करना पड़ेगा, किनारे लगाना पड़ेगा, मार्जिनलाइज करना पड़ेगा। जैसे ममता बनर्जी ने कम्युनिस्टों से लड़ करके कम्युनिस्टों को हराया और सत्ता अपनी स्थापित की, इसी तरीके से आपको पंजाब में खालिस्तानियों से लड़ना पड़ेगा। और भारत सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में और अमेरिका में और ब्रिटेन में, इन 5 जगहों से जो इनको प्राण वायु मिल रही थी, जो प्राण ऊर्जा मिल रही थी खालिस्तानियों को, यहाँ पे 5 जगह इनके पर काटे गए हैं। तो ये एक प्रोसेस चल रही है। लोगों को केवल दिखता है सस्ता पेट्रोल और सस्ती दाल और चीनी और महंगी, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि जो व्यवस्था उसको चलाती है वो है राजनीति, वो है स्टेट क्राफ्ट, राज्य के संचालन की कला, उससे चलती है। तो ये वो सरकार पहली बार है जो अपने बल पर तन के खड़ी होती है, जो ये बताती है दुनिया को कि भाई हमारे हित के जो मामले हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की आर्थिक सुरक्षा के मामले में किसी की भी किस्म का समझौता नहीं होगा। जो हमारे बेस्ट नेशनल इंटरेस्ट में होगा वही निर्णय हम करेंगे। रूस से भारत क्रूड ऑयल का आयात करेगा, कितना करेगा, कम करेगा, ज्यादा करेगा, इसका निर्णय केवल भारत सरकार करेगी। इसमें हमें ट्रंप के सलाह की, ट्रंप के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। यही सबसे बड़ी झगड़े की जड़ है।
अमेरिका ने कहा कि भाई आप रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मत खरीदिए। हमने कहा हम लेंगे। उन्होंने कहा हम सैंक्शन लगा देंगे। इंडिया ने कहा लगा दो। उनके यहाँ एक कानून है काटसा, CATSA, काउंटरिंग द अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट। टर्की ने भी इंपोर्ट किया यही S-400 मिसाइल। अमेरिका ने टर्की के ऊपर सैंक्शन लगा दिया, आज भी जारी है। अमेरिका ने कहा कि भाई ये जो आप क्रूड ऑयल ले रहे रशिया से, आप बंद लीजिए। हमने कहा हम लेंगे। अमेरिकन ने कहा कि भाई ये आप जो कोविड वैक्सीन है, ये फ्री में क्यों दे रहे हैं आप अफ्रीकन देशों को 60 करोड़, और बाद में आपने 100 करोड़ और दे दी बहुत सस्ते दामों पर। हमारी अमेरिकन कंपनी फाइजर का बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हो गया। हमने कहा आपका लॉस हुआ करे, हमसे क्या मतलब। अगर गरीब देशों की हम मदद कर रहे हैं और उनकी सद्भावना, उनकी गुडविल हमको मिल रही है, तो वो हमारे लिए अमूल्य है। हम जो है आपदा में पैसा नहीं कमाएंगे हम। तो एक लंबी सिलसिला है कि भारत ने जो है अपने फैसले किए। अब ये भी दबाव है कि आप फ्रांस से रफाल क्यों ले रहे हैं, आप हमारा F-35 क्यों नहीं लेते। इंडिया ने कहा कि आपका F-35 कूड़ा है। एक आपका हमने पकड़ लिया और 2 महीने खड़ा रखा केरला त्रिवेंद्रम के एयरपोर्ट पर, और दूसरा आपका जो है कैलिफोर्निया में परसों क्रैश हो गया। आज खबर आई है कि एक अमेरिकन ऐसी जेट में वो फ्लाई कर रहा था, उसका पहिया निकल गया, उसको लैंड करने में बड़ी परेशानी हुई। तो ये सब चीजें हैं। तो अमेरिका जो है, इनको आदत है डिक्टेट करने की। हम डिक्टेशन नहीं लेते। ये न, और नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी सफलता ये है स्ट्रेटेजिक और ऑटोनॉमी, यानी सामरिक स्वतंत्रता। हम अपने निर्णय स्वयं करेंगे। ये सबसे बड़ी जड़ है झगड़े की। और ये युद्ध आपको लगातार लड़ना है अगले 10 साल। यूरोप भी पीछे नहीं है। जर्मनी है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये सब कॉलोनियल पावर्स हैं। ये बड़े सामंत लोग हैं, ये बड़े नस्लवादी हैं, बड़े रेसिस्ट हैं कि हम तो व्हाइट हैं, हम तो गोरे हैं, हम तो सबसे महान नस्ल हैं, सबसे महान जाति है। और ये एशियंस, ब्लडी ब्राउन्स एंड ब्लैक्स, ये क्या होते हैं हमारे सामने। तो 500 साल इन्होंने जो राज किया है, दुनिया को लूटा है। और आज जो यूरोप और अमेरिका की जो समृद्धि है, ये केवल भारत और अफ्रीका को लूट के बनी है। अपने 200 साल के शासनकाल में ब्रिटेन ने इंडिया से $60 ट्रिलियन की वेल्थ भारत से बाहर ले जाई गई है। और इंडिया से लूटी गई वेल्थ के जरिए ही ब्रिटेन ने अमेरिका बनाया, कनाडा बनाया, ऑस्ट्रेलिया बनाया, न्यूजीलैंड बनाया। तो ये जो कहा जाता है ना, 5 आइज, 5 देश, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये 5 आइज जो हैं, ये इंडिया के लूट के पैसे पे बनी है। तो कब तक ये झेलेंगे। आज निकल खड़े होंगे। तो ये लड़ाई आपको लड़नी है। ये लड़ाई आपके दैनिक जीवन का अंग बनना चाहिए। और ट्रंप साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग केवल जब विदेश की बात आती थी तो कहते थे नेपाल और भूटान और पाकिस्तान। फक ऑफ, हमारा अराइवल अब केवल अमेरिका है, चाइना भी नहीं है। तो अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय फलक पे, अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में इंडिया को अपना सबसे बड़ा एनिमी बना दिया। तो हमारा उसने दर्जा बढ़ा दिया ना। इसके लिए ट्रंप का धन्यवाद भाई। अब आपको हम दिखाएंगे। और अब आपने एक गुजराती से पंगा लिया है। अब वो आपको जो है 8,000 का भाव बताएगा। और नरेंद्र मोदी जी बहुत कम बोलते हैं। वो जो है बहुत और नरेंद्र मोदी के सारे विरोधियों की शिकायत यही है कि हम नरेंद्र मोदी को इतनी गाली देते हैं, इतना अपमान करते हैं, इतनी पिन चुभ होते हैं, इतनी मिर्चा डालते हैं, लेकिन ये व्यक्ति कभी बोलता ही नहीं है। लेकिन जब वो बोलते हैं तो उसकी लाठी की आवाज बहुत दूर तक जाती है। बाबा जी, आखिरी टिप्पणी आपकी, फिर प्रोग्राम खत्म करेंगे। तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग का दूसरा नोटिस मिल गया है। पहले नोटिस पे हाँ हूं भी नहीं करी थी, एक बयान जरूर आया था कि हाँ कोर्ट में हम चीजों को रखेंगे। जवाब मांग रहा है चुनाव आयोग, और वो कह रहे हैं कि कोर्ट में हम अपनी बात रखेंगे। चुनाव आयोग ने सिर्फ ये कहा था कि 1 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मतदाता पहचान पत्र का नाम आपने बोला वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो चुनाव आयोग ने जारी ही नहीं किया कभी। उसको आप चुनाव आयोग के हैंड ओवर करिए। कर नहीं रहे हैं ये।
ये झूठ की राजनीति कब तक इस देश में चलेगी, चल पाएगी क्या? ने कहा ना सर कि ये लोग अभी भी आज से 30 साल पुराने युग में जी रहे हैं। वो था स्पिट एंड स्कूट वाला जमाना, कुछ भी झूठ बोल दो, कुछ भी किसी के भी मुंह पे थूक दो और भाग जाओ, कोई पूछने वाला नहीं था। ये भूल गए सर कि आज बच्चा बच्चा एम्पावर्ड है और बच्चा बच्चा इन्फॉर्म्ड है। आप कुछ भी बोलिए 1 सेकंड में तो वायरल हो जाता है पूरे देश में, और 1 मिनट में उसका पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं आपके बयान का और सच्चाई सामने ला देते हैं। इन्होंने एक झूठ बोला, इनको लगा कि पुराने वाले की तरह हम थूक के निकल जाएंगे। सर अब इनको वो घोटे नहीं बन रहा है। और एक बात बताऊं, हमारे यहाँ यूपी में कहावत होती है, थूक के चटवाना। इन्होंने थूक तो दिया, सर चुनाव आयोग इनको चटवाएगा, अब चटवा रहा है। और एक बात और बताऊं, ये जितने लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, आज भी मैंने देखा संसद में जो है स्टॉप एसआईआर का वो प्लेकार्ड लेके सब लोग घूम रहे थे। सर इनको अच्छा, ये चुनाव आयोग पे इतने झूठे झूठे आरोप लगाते हैं। चुनाव आयोग सिर्फ एक विज्ञप्ति निकालता है, एक बयान देता है, इनके सारे झूठ पे कपड़ा मार देता है। सर पब्लिक, अच्छा इनकी नर्वसनेस पब्लिक को दिखाई दे रही है, पब्लिक समझ रही है। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पब्लिक अब धीरे धीरे पहचान रही है कि यार ये तो इनका रेत का महल गिर रहा है। और सर ये अब पब्लिक को और बेवकूफ नहीं बना सकते, ये तय है। और पब्लिक इनको, अच्छा बिहार का तो सर एकदम इट इज रिटन ऑन द वॉल कि बिहार का चुनाव ये बहुत बुरी तरह हारने जा रहे हैं। महाराष्ट्र जैसा हाल होगा। हाँ, महाराष्ट्र जैसा हाल होगा। अच्छा इसके बाद नंबर ही बंगाल का है। और सर जिस दिन बंगाल फतेह हो गया ना, फिर अराजकतावादियों को इस देश में सिर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इस बात को इंडिया अलायंस समझ चुका है। आपने देखा ना, फिर से वापस इंडिया अलायंस को इकट्ठा होने का, बोले एसआईआर ने इंडिया अलायंस को पुनः एकजुट होने का मौका दे दिया। बिल्कुल दे दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि एसआईआर ही हमारी जड़ खोद रहा है, यही खोदेगा। मौसमी मेंढक बन गए हैं सारे जी, जब जरूरत पड़ती है इकट्ठा हो जाते हैं। जरा वेट कीजिए, झारखंड में भी खेला होने जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद बाबा रामदास जी, वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, जो झारखंड पर टिप्पणी की है। कल इस पर भी चर्चा करेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय श्री राम। थैंक यू सो मच। नमस्कार।